हेलो एवरीवन, आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैव डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन एज the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends। निम्नलिखित प्रशासनिक विचारकों में से किसने प्रशासन को वांछित छोरों को प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों के संगठन और दिशा के रूप में परिभाषित किया है? ए. एल.डी. वाइट ने, बी. जे.एम. पिफनर ने, सी. जॉन ए. वीग ने, या डी. H.A. साइमन ने। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चंस आप सारे लगाया करिए, लास्ट तक लगाया करिए और वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स लिखा भी करिए, जिससे कि लास्ट में आप देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। ये एक डेफिनेशन पर क्वेश्चन है, तो आपको ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन की वेरियस डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट थिंकर्स ने जो दे रखी है, जो पब्लिक एड में एक इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं, उनकी डेफिनेशंस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, पब्लिक एड को लेकर, न्यू पब्लिक एड को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, वेरियस जितने भी आपके में सिलेबस में टॉपिक्स हैं, उन पर जो भी डेफिनेशन दी गई हैं उन्हें एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और अगर कलेक्शन दिया हुआ है कहीं पर एक साथ डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो वो सारी डेफिनेशन को आप नोट करके लिख लीजिए और उसे रिवाइज करते रहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जे.एम. पिफनर ने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये बात कही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, and in order to function properly all must observe the same principles, general principles, this statement was made by। सभी समझ के लिए नियोजन, संगठन, कमांड, समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता होती है और ठीक से कार्य करने के लिए सभी को समान सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यह कथन इस प्रकार था। अब ये किसका स्टेटमेंट है आपको बताना है? एम.पी. फॉलेट का, एल. उर्विक का, हेनरी फेयोल का या लूथर गुलिक का। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे एग्जाम में, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं। अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हेनरी फेयोल ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की बात की है। इन शॉर्ट POCOO। इन्होंने बताया कि ये पांचों ही एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट हैं। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कैसे करें, उसके लिए इन्होंने प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल बताया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। ए है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये सारी बुक्स के नेम है और पब्लिशिंग ईयर दिया हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी बुकें देखिए प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं और इम्पॉर्टेंट बुक्स है, इसलिए आपको इनके ऑथर के साथ साथ पब्लिशिंग ईयर भी इनका पता होना चाहिए। अगर आपको नंबर नहीं मिस करने हैं कि अगर पब्लिशिंग ईयर आया या ऑथर आया, आप चाहते हैं वहाँ पर आपका नंबर बिल्कुल भी ना कटे, तो ये आपके लिए मस्ट है कि आप पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी 10 यूनिट्स हैं उनमें जो बुक हैं, ऑथर है, पब्लिशिंग ईयर है, उन्हें लर्न करें अच्छे से।
इनमें से एक सही मैच क्या है? जब आपको सारे पब्लिशिंग ईयर पता होंगे तभी आप बता पाएंगे कि इसमें से सही क्या मैच है। देखिए, इसमें जो बुक बिल्कुल सही पब्लिशिंग ईयर के अकॉर्डिंग मैच है वो है इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एड। ये 1961 में बुक पब्लिश हुई है। इस बुक को लिखा किसने है? F.W. रिक्स ने। बाकी आप देखिए, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किताब है हेनरी फेयोल की, जो कि 14 में नहीं 1916 में पब्लिश हुई थी, 1916 में। और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, F.W. टेलर की किताब है। ये सबको पता होगा, इस पर मैंने क्वेश्चंस प्रीवियसली भी कराए हैं। और ये किताब 1911 में पब्लिश हुई है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, किताब का पूरा नाम है अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1957 में नहीं पब्लिश हुई है, 1947 में हुई है, 1947 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन को लेकर है कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में ये किसका व्यू है। हु सेड दैट ब्यूरोक्रेसी कैन एग्जिस्ट only where the whole service of the state is removed from the common and political life of the people, its chief as well as its rank and file। किसने कहा कि नौकरशाही केवल वहीं मौजूद हो सकती है जहां राज्य की पूरी सेवा लोगों के सामान्य और राजनीतिक जीवन, उसके प्रमुख और साथ ही उसकी रैंक और फाइल से हटा दी जाती है? मैक्स वेबर ने कहा, या वुड्रो विल्सन ने, या R.K. मैटॉन ने, या फिर L.D. वाइट ने? ये भी ब्यूरोक्रेसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वुड्रो विल्सन ने दिया है, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है ब्यूरोक्रेसी की ये डेफिनेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय P.H. एप्ले? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक P.H. एप्ले ने नहीं लिखी? बिग डेमोक्रेसी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बताइए कि कौन सी बुक इनकी नहीं लिखी हुई है। इसका सही आंसर क्या होगा? पब्लिक एड में देखिए, आप बुक्स को, इनफैक्ट आप सारे यूनिट की जो बुक का नाम है वो इंग्लिश में ही पढ़ा करिए, और पब एड में तो खास करके बुक का नाम इंग्लिश में ही पूछा जाता है एग्जाम में, एज इट इज़ लिख दिया जाता है। अगर उसका ट्रांसलेशन वो एग्जाम में होता भी है इंग्लिश से हिंदी, तो वो एज इट इज़ ही लिख देते हैं, इसलिए आप इंग्लिश में ही पढ़ा करिए बुक का नाम। देखिए, इसमें से जो किताब पॉल एच एप्ले की नहीं है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक इन्होंने नहीं लिखी है। बाकी बिग डेमोक्रेसी 1945 में पब्लिश हुई है, 1945 में, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1949 में, और मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 1952 में, 1952 में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैकेनिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का तंत्र है? साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, सिलेबस में है, जिन्होंने पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। फर्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप, कार्यात्मक अग्रानुक्रम, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ टास्क, किसी कार्य को करने का एक सर्वोत्तम तरीका। थर्ड है डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, विभेदक टुकड़ा दर योजना। फोर्थ है साइंटिफिक सेलेक्शंस ऑफ वर्कमैन, काम करने वालों का वैज्ञानिक चयन। फिफ्थ है टाइम एंड मोशन स्टडी, समय और गति का अध्ययन। सारे कोट्स आप पढ़ लीजिए और बताइए कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए सही आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा इसका पार्ट है। ABCD में से सही आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले टाइम एंड मोशन स्टडी, समय और गति का अध्ययन। इसमें बात की गई है कि सबसे बेस्ट तरीके से काम करना है
फिर है ये डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, विभेदक टुकड़ा दर योजना, जिसमें कि जो जैसा काम करेगा उसको वैसा पेमेंट होगा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उसके वर्क के। फिर है फंक्शनल फोरमैनशिप, ये भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का तंत्र है। कार्यात्मक अग्रानुक्रम, जिसमें कि बात की गई है कि वर्कर को सुपरवाइज 8 स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर करेंगे। अब ये ऑप्शंस देखिए किसमें है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी सी ऑप्शन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 7th क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एल्टन मेयो इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सारे एक्सपेरिमेंट एल्टन मेयो ने कंडक्ट कराए थे। अब इनको आपको ईयर वाइज अरेंज करना है कि सबसे पहले एल्टन मेयो ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट है, बैंक तारों का प्रयोग। रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट है, रिले असेंबली प्रयोग। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट है, रोशनी का प्रयोग। मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, सामूहिक साक्षात्कार कार्यक्रम। ABCD में सही आंसर क्या होगा? और इन चारों पर देखिए प्रीवियस जो पब्लिक एड के क्वेश्चंस कराए गए हैं उनमें ये क्वेश्चन शामिल था, जिसमें कि मैंने डिटेल में आपको बताया था कि हर एक्सपेरिमेंट में एल्टन मेयो ने क्या क्या किया था, किन किन बातों पर ध्यान दिया था वर्कर्स की। जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है वो पब्लिक एड का प्लेलिस्ट खोल लें और सारे क्वेश्चंस लगाएं। अब जिन्होंने भी देखा होगा वो यहाँ पर ईयर वाइज एक्सपेरिमेंट को लगा सकते हैं कि पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद कौन सा हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था इनमें? सबसे पहले हुआ था जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रोशनी का प्रयोग। 1924 से 1927 तक, 1924 से 1927 तक। उसके बाद कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ है? उसके बाद हुआ है रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट, 1927 से 1929 तक। 1-2 साल देखिए आपको बुक में फ़र्क मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आपको 1-2 साल का डिफरेंस आ जाएगा। फिर देखिए 2 हो गए। उसके बाद तीसरा था मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, सामूहिक साक्षात्कार कार्यक्रम 1931 में। और लास्ट में हुआ था बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट 1932 में, 1932 में। इसका सही आंसर होगा थर्ड, फिर सेकेंड और फिर फोर्थ और फिर फर्स्ट। इन सारे एक्सपेरिमेंट ने एल्टन मेयो ने क्या किया था? ये एक्सपेरिमेंट एल्टन मेयो ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हाउथॉर्न में शिकागो US में कंडक्ट किया था। इन सारे एक्सपेरिमेंट ने क्या क्या किया है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप वीडियो ज़रूर देखिए और समझिए कि हर एक्सपेरिमेंट में अलग अलग एल्टन मेयो ने क्या क्या किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? क्रिएटिव एक्सपेरियंस फोलेट, ह्यूमन स्लाइड ऑफ द एंटरप्राइज मेयो, पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन आर्ग्रिस, न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट लिकर्ट। ये भी बुक का ही है। जितनी भी बुक्स आपको पब्लिक एड की कराई जा रही हैं आप नोट करके लिख लीजिए, सारी ही इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और एग्ज़ाम में आ भी चुकी हैं, आ भी सकती हैं। इनमें से एक गलत मैच्ड है जिसमें कि ऑथर इस किताब के कोई और हैं, एक गलत है। देखिए क्रिएटिव एक्सपीरियंस फॉलेट किया, ये सबको पता होगा, 1924 में पब्लिश हुई थी। ह्यूमन स्लाइड ऑफ द एंटरप्राइज, क्या ये एल्टन मेयो की किताब है? ये गलत है, यही आंसर होगा, ये गलत मैच है। ये किताब डगलस मैकग्रेगर की है। पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्रिस आर्ग्रिस की किताब है, 1957 में पब्लिश हुई है, 1957 में। न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, ये रेंसिस लिकर्ट की किताब है, 1961 में पब्लिश हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, द बुक द ब्यूरोक्रेटिक फेनोमेना
डील्स विथ। पुस्तक द ब्यूरोक्रेटिक फेनोमेना से संबंधित है। किससे संबंधित है? ए फंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी से, नौकरशाही के कार्य से। बी राइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का उदय से। सी डिमाइस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का पतन से। डी डाइस फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की शिथिलता से। किससे संबंधित है ये किताब? इसमें क्या बातचीत हुई है? ऑथर ने क्या लिखा है इस किताब में? इसका ऑथर कौन है? मिचेल क्रोजियर है। देखिए ये किताब डील करती है ऑप्शन डी से, डाइस फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। डिस फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में इसमें बात की गई है कि नौकरशाही कैसे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है या फिर ठीक से काम नहीं कर रही है। जो मैक्स वेबर ने बताया है ब्यूरोक्रेसी के बारे में उस बातें गलत हैं। इस सब बातों पर इस बुक में चर्चा हुई है। 10th क्वेश्चन है, वर्कर्स आर नॉट आइसोलेटेड अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स, दे आर सोशल एनिमल्स एंड शुड बी ट्रीटेड एज सच। The above statement is attributed to। कार्यकर्ता अलग थलग नहीं है, असंबंधित व्यक्ति वे सामाजिक प्राणी हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए। उपरोक्त कथन को जिम्मेदार ठहराया गया है। एल्टर मेयो ने कहा है, या C.I. बर्नार्ड ने, या विलियम जे डिक्सन ने, या F.J. रोथल्सबर्गर ने। किसका स्टेटमेंट है ये? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, F.J. रोथल्सबर्गर का ये स्टेटमेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चंस देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लूथर गुलिक आइडेंटिफाइड हाउ मैनी बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लूथर गुलिक ने पहचान की कि संगठन के कितने आधार हैं। A7, B5, C4, D3, 7, 5, 4, 3। कितने आधार लूथर गुलिक ने बताए हैं। सबके अकॉर्डिंग अलग अलग बेसिस हैं। क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें नाम लिखा रहेगा कि हाँ इनके अकॉर्डिंग कितने बेसिस हैं, इस थिंकर के अकॉर्डिंग कितने बेसिस हैं ऑर्गेनाइजेशन के या एडमिनिस्ट्रेशन के। इसलिए आप नाम साथ में पढ़ा करिए क्योंकि नाम ही आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। और पब्लिक एड में ऐसे कई चीज़ें हैं जहाँ पर व्यूज़ मैच नहीं करते हैं, तो इसमें अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बताइए कि इसमें कितने बेसिस बताए हैं लूथर गुलिक ने। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 4 बेसिस बताए हैं, 4 आधार बताए हैं कि संगठन के 4 आधार होने चाहिए। कौन कौन से? पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। 4P ऐसे भी आप लर्न कर लीजिए। 4P बेसिस लूथर गुलिक ने बताए हैं। पर्पस में क्या है कि फंक्शन कैसे एक संगठन परफॉर्म करेगा। प्रोसेस है कि क्या क्या टेक्निक स्किल उसको फॉलो करनी पड़ेगी, टेक्निक्स और स्किल्स। पर्सन है कि ग्रुप ऑफ पीपल कितने ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करेंगे। और प्लेस है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना एरिया कवर कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, हु कॉइंड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द किसने गढ़ा? A.F. टेलर ने, B. H.L. गांट ने, C. लुइस ब्रांडिस ने, D. एलम गिलब्रेथ ने। वर्ड क्वाइन करने की बात की जा रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। लुइस ब्रांडिस ने साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्ड को फर्स्ट क्वाइन किया था, पर F.W. टेलर को ज़्यादा क्रेडिट जाता है क्योंकि इन्होंने इस टर्म को कम्प्लीटली एक सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन दिया साइंटिफिक मेथड का, टेक्निक्स का, कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इकोनॉमी को हम साइंटिफिक मेथड से बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर जहां पर क्वाइन करने की बात आएगी वहां पर लुइस ब्रांडिस का नाम जरूर आएगा। 13th क्वेश्चन है, हु डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन एज फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी थ्रू विच वर्क सब डिविजन्स आर अरेंज्ड, डिफाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड फॉर द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। किसने संगठन को प्राधिकरण का औपचारिक ढांचा जिसके माध्यम से उपविभाजनों को परिभाषित उद्देश्य के लिए परिभाषित और समन्वित किया जाता है? A. ग्लैडन, B. पिफना, C. L.D. वाइट, D. गुलिक।
ये ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन आ गई, संगठन की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये गुलिक की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न टाइम्स। आधुनिक समय में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। फर्स्ट, इमरजेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का उदय जिम्मेदार है। या साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक योजना। नेचर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, आधुनिक युद्ध का स्वरूप। क्या क्या फैक्टर लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के पीछे हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये और ये, ऑल द 5 आर responsible for the increasing importance of public administration in modern times। पांचों ही जिम्मेदार हैं लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए। देखिए अब यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 में तमाम तरह के प्रशासन दिए हुए हैं। विकास प्रशासन है, प्रशासनिक विकास है, नया लोक प्रशासन है, तुलनात्मक लोक प्रशासन है। कौन से थिंकर किस प्रशासन से जुड़े हुए हैं आपको बताना है। अच्छे से आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ऑप्शन को भी देख लीजिए और इनको मैच कराइए कि ड्वाइट वार्लो किससे जुड़े हैं, रॉबर्ट डहल किससे जुड़े हैं, एडवर्ड वेडनर किससे जुड़े हैं, FW रिक्स किससे जुड़े हुए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विकास प्रशासन से कौन जुड़ा है। इस पर मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने पब्लिक एड के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं आप जरूर देखिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एडवर्ड वेडनर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए थे, विकास प्रशासन से। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, इससे FW रिक्स से जुड़े हुए थे। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए कि नया लोक प्रशासन से कौन जुड़ा है, ये जुड़े हैं ड्वाइट वाल्डो, इनकी किताब भी आई थी। फिर है कॉम्परेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, से जुड़े हैं रॉबर्ट डहल। सही आंसर क्या होगा। देखिए A का 3rd है, B का 4th है, C का 1st और D का 2nd, यानी कि इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। जिन्होंने भी सेकेंड ऑप्शन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 16 क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग पर आ गया। असर्शन है कि PH एप्ले says that administration is the basis of government। PH एप्लेबाई का कहना है कि प्रशासन सरकार का आधार है। और कारण क्या दिया इन्होंने कि टू हिम विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट वुड बी अ डिस्कशन क्लब, इफ एंडेड इट कुड एग्जिस्ट एट ऑल। प्रशासन के बिना उसके लिए एक चर्चा क्लब होगा यदि इसे समाप्त किया जाता है। दोनों सही हैं और ये सही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को, या दोनों सही हैं पर ये स्टेटमेंट को सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, या फिर स्टेटमेंट सही है रीजन गलत है, या रीजन सही है स्टेटमेंट गलत है। बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों ही स्टेटमेंट को पता चल रहा है पढ़ करके क्लियरली कि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोनों ही स्टेटमेंट्स और रीजन सही हैं और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को। 17th क्वेश्चन हर्बर्ट साइमन को लेकर है। Herbert A. Simon has described the principle of administration as proverbs because Herbert Simon ने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मिथ और प्रोवर्ब कहा था। ये क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ गया और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। पर क्यों कहा था ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि हर्बर्ट ए साइमन ने प्रशासन के सिद्धांत को नीति वचन के रूप में वर्णित किया है क्योंकि दे आर नॉट बेस्ड अपॉन साइंटिफिक रिसर्च, वे वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित नहीं हैं। दे आर लॉजिकल, इनकंसिस्टेंट एंड म्यूचुअली कंट्राडिक्टरी, वे तार्किक, असंगत और परस्पर विरोधाभासी हैं। देयर यूनिवर्सल एप्लीकेशन इज अपहेल्ड, उनके सार्वभौमिक अनुप्रयोग को बरकरार रखा गया है। दे आर कॉमन सेंस कंक्लूजन डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, वे अनुभव से प्राप्त सामान्य ज्ञान निष्कर्ष हैं। देख लीजिए आप
सारे ऑप्शंस को और स्टेटमेंट को। बताइए कि हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांत को प्रोवर्ब्स क्यों कहा था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कि वे वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित नहीं हैं, वे लॉजिकली इनकंसिस्टेंट हैं और ये इनके जो कंक्लूजन है वो एक्सपीरियंस से डिराइव्ड होते हैं। इसी वजह से हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांत को प्रोवर्ब्स कहा था। 18th क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग पर ही है। असर्शन है F.W. Riggs is the foremost exponent of the ecological approach in public administration। F.W. Riggs सार्वजनिक प्रशासन में पारिस्थितिक दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादक हैं। कारण क्या दिया हुआ है कि इकोलॉजिकल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इनिशिएटेड बाय रॉबर्ट डहल। सार्वजनिक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिक दृष्टिकोण रॉबर्ट डहल द्वारा शुरू किया गया था। बताइए कि स्टेटमेंट सही है और रीजन भी सही है और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को, या फिर रीजन दोनों सही है पर रीजन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को, या स्टेटमेंट सही है रीजन गलत है, या फिर रीजन सही है और स्टेटमेंट गलत है, या स्टेटमेंट गलत है और रीजन सही है। सही आंसर क्या होगा? अच्छे से आप असर्शन और रीजन दोनों को पढ़ लीजिए और इसका आंसर करिए। देखिए स्टेटमेंट क्या है कि F.W. Riggs इज द फोरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर है इकोलॉजिकल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इनिशिएटेड बाय रॉबर्ट डहल। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। J.M. गॉस हैं, रॉबर्ट डहल हैं, रॉस्को मार्टिन हैं, इन लोगों ने इनिशिएट किया था इकोलॉजिकल अप्रोच को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के लिए, और F.W. Riggs ने सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण प्रतिपादक हैं इकोलॉजिकल अप्रोच का। इकोलॉजिकल अप्रोच ने क्या बताया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है सराउंडिंग फैक्टर से, वेरियस इन्वायरमेंट कंडीशंस से एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्ट होता है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बोथ A and R are correct. R is not the correct explanation of A। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए हैं, और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट में जरूर मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिए जो सीनियर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से इंटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप उनको वीडियो जरूर शेयर करिएगा। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल पर पहले समझा करके आप सारे क्वेश्चंस देखिए। सारी मोस्टली यूनिट से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप उनको जा करके ज़रूर लगाइए। 1 से स्टार्ट किया करिए, लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन सीरीज चल चुकी हैं आप उनको ज़रूर अटेंड करिए और कमेंट मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब के बटन के बगल बेल आइकन दिया होगा, उससे आप प्रेस करिए, इससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।